हे गाइज, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आपके जो भी अपकमिंग यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स हैं, इनके लिए देखिए यूट्यूब पर मैंने एक सीरीज चलाई है स्पेशल फैक्ट क्लासेज या क्रैश कोर्स की, जिसमें हम उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस की क्लासेज का अध्ययन कर रहे हैं। आज इसी क्रम में देखेंगे जीएस की स्पेशल फैक्ट क्लास नंबर 2। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्लासेज है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम के लिए, और पॉइंट टू द फैक्ट यहाँ पे आपको सभी चीज़ें बताई जा रही हैं। इसके अलावा चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध कराई जाती है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली, उसको भी आप नियमित फॉलो कीजिएगा। बाकी जिन लोगों को पेड टेस्ट सीरीज लगानी है वो लोग एप्लीकेशन स्टोर पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आपके लिए यूके ट्रिपल एससी अपकमिंग एग्जाम के लिए एक एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है। और जल्दी देखिए, एपीएस मेंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी जल्दी ही आपका मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को शुरू किया जाएगा, जिसमें आपका पहला पेपर जीएस ऑब्जेक्टिव है और दूसरा पेपर आपका ड्राफ्टिंग वाला है। ठीक है, जिसमें आपको लिखना है लेटर राइटिंग, पैसेज, उसके अलावा आपका बहुत से उसमें टॉपिक हैं, तो उस पर भी आपको वीडियो या कोर्स दिया जाएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। आज देखेंगे सामान्य अध्ययन जीएस फैक्ट क्लास 2, और इसका जो आज टॉपिक रहने वाला है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। देखिए, हाल में ही जो आपका एक एग्जाम हुआ था यूके ट्रिपल एससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, इस एग्जाम में देखिए आपका ये प्रश्न बना था आपके सामने स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको कंसीडर करने थे। पहली स्टेटमेंट है देखिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग। एंड स्टेटमेंट 2 थी, टॉप डाउन अप्रोच इज फॉलोड बाय नीति आयोग। तो बताना था आपको कौन कौन सा इसमें सही है। ठीक है, सही कथन इसमें आपको चूज करने थे। तो देखिए, जो सहकारी संघवाद नीति है, सहकारी संघवाद है, ठीक है, तो सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। तो यानी कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये आपका एक प्रिंसिपल है नीति आयोग का। तो पहला कथन इसमें बिल्कुल सही था। ठीक है, दूसरा कथन क्या बोलते हैं इसमें, देखिए, टॉप डाउन अप्रोच इज फॉलोड बाय नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग के द्वारा क्या की जाती है, आपकी ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो था आपका गलत था। देखिए, नीति आयोग जो होता है ना, नीति आयोग ऊपर से नीचे नहीं बल्कि आपका नीचे से ऊपर की तरफ काम करता है। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर का मतलब क्या हो गया, आपका बॉटम अप दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी शामिल होती है। यानी कि राज्य नीचे है ना, केंद्र सरकार ऊपर है। केंद्र सरकार ऊपर है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें आपने संघीय व्यवस्था में बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझी है, लेकिन नीति आयोग जो होता है आपका नीचे से ऊपर की ओर काम करता है। तो कथन 2 इसमें गलत था। तो इसमें जो आंसर था उसका केवल कथन 1 सही है। ठीक है, पहला कथन। अब नीति आयोग में जो ये सहकारी संघवाद है, ये क्या है, इसके अलावा नीति आयोग से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आज की इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन ये क्लास होगी। इसके अलावा हम देखेंगे नीति आयोग के जो 7 पिलर हैं, कौन कौन से 7 स्तंभ होते हैं, और नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाले इंपोर्टेंट इंडेक्स कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनको हम देखेंगे आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। ठीक है, बाकी सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं नीति आयोग की। तो नीति आयोग देखिए, क्या नीति आयोग पहले से था? बिल्कुल नहीं। नीति आयोग को देखिए 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। नीति आयोग से पूर्व देश में देखिए पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एक आयोग था जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन, जिसको हम जानते हैं योजना आयोग के नाम से। तो योजना आयोग जो था ये स्थापित हुआ था 15 मार्च 1950 को। तो 15 मार्च 1950 को ये स्थापित हुआ, और उसके बाद आप सभी को पता है इस योजना आयोग के द्वारा देश में 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च किया गया। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं इसके द्वारा लाई गई थी, योजना आयोग के द्वारा ही। और फाइनली फिर क्या हुआ, जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने इस योजना आयोग को विलोपन कर दिया, इसका मतलब इसको समाप्त करके एक नया आयोग स्थापित किया, जिसको हम जानते हैं नीति आयोग के नाम से। ठीक है, NITI, नीति। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोला जाता है राष्ट्रीय भारत परावर्तन संस्थान। ठीक है, तो भारत का जो परावर्तन करेगा, यानी कि भारत को ऊंचाइयों पर जो संस्थान ले जाएगा अपनी योजनाओं से, अपने थिंक टैंक से, तो इसीलिए नीति आयोग की स्थापना की गई। और इस नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई, लेकिन इसकी घोषणा
मोदी गवर्नमेंट यानी कि जब मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो मोदी जी ने जब अपना पहला संबोधन दिया 15 अगस्त 2014 में लाल किले के प्राचीर से, तो वहीं पर इन्होंने बोला था कि अब हम योजना आयोग की जगह एक नया आयोग स्थापित करेंगे। और फाइनली फिर अगले वर्ष 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। ठीक है, तो ये नीति आयोग है। अब नीति आयोग का जो अन्य नाम है क्या है भाई, तो नीति आयोग को देखिए आपका थिंक टैंक भी कहा जाता है, थिंक टैंक। ठीक है, नीति आयोग का अन्य नाम है थिंक टैंक। इसके अलावा इसको बौद्धिक संस्था भी कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल एक इंस्टीट्यूशन है ये। यानी कि देश के लिए देखिए जो भी नीतियां हैं, जो पॉलिसीज होती हैं, देश के विकास के लिए जो प्रोग्राम होते हैं, यानी कि पूरे देश के विकास के लिए नई नई योजनाओं को और अन्य चीज़ों को प्रतिपादित करने के लिए इस नीति आयोग को स्थापित किया गया, इसलिए इसको थिंक टैंक नाम दिया गया। यानी कि ये सोचेगा कि देश में कैसे आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सकता है, कैसे देश में बहुआयामी जो गरीबी है उसको समाप्त किया जा सकता है, कैसे देश में जो क्वालिटी पूर्ण हमारी स्कूली शिक्षा है उसको आगे ले जा सकते हैं, कैसे हमारे राज्यों के जो स्वास्थ्य संबंधी हमारी परेशानियां हैं उनको सही किया जा सकता है, मतलब जो भी वहाँ पर हेल्थ संबंधी इश्यू आते हैं या जो भी वहाँ पर अस्पताल उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर पूरे देश के लिए एक थिंक टैंक है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग के अन्य नाम है थिंक टैंक और बौद्धिक संस्था। क्लियर। चलिए अब बात करें इसका नेचर, प्रकृति जो है, देखिए इसका आपका प्रकृति कैसी है नीति आयोग की। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक बॉडी है। गैर संवैधानिक बॉडी तो समझते हैं ना, गैर संवैधानिक यानी कि एक ऐसा निकाय जिसका संविधान में कहीं भी वर्णन ना हो, इसी को बोलते हैं गैर संवैधानिक। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 जनवरी 2015 को ये स्थापित हुआ है, तो संविधान में देखिए संवैधानिक बॉडी का मतलब ये होता है कि ऐसा संगठन या निकाय या संस्था जिसका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत हो, तो उसको संवैधानिक संस्था कहा जाता है। जैसे वित्त आयोग, अगर मैं बात करूँ, देखिए फिनेंस कमीशन जो होता है वित्त आयोग, तो आप सभी को पता है वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 में बताई गई है आर्टिकल में। तो आर्टिकल में है ना वित्त आयोग, इसका मतलब वित्त आयोग कैसी बॉडी हो गई, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संवैधानिक बॉडी हो गई। इसके बाद एक होता है सांविधिक बॉडी जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारे देखिए विशेष कानून बनाकर किसी संस्था को स्थापित किया जाता है उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर हमारा आ जाता है ये गैर संवैधानिक। इसके अलावा नीति आयोग जो है एक सलाहकारी संस्था है। सलाहकारी का मतलब एडवाइजरी। ठीक है, जो एडवाइज करती है हमको। इसके अलावा देखिए कार्यकारी संस्था है, यानी कि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है ये। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है नीति आयोग। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नीति आयोग किस प्रकार का संगठन, निकाय या संस्था है, तो ये एक गैर संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नीति आयोग का संगठन। तो देखिए नीति आयोग कैसे बनता है, तो नीति आयोग का पूरा ढांचा आपको समझना होगा, फिर हम देखेंगे नीति आयोग के जो महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं, उद्देश्य जो है, और साथ ही जो इसके 7 पिलर हैं, और साथ ही सस्टेनेबल जो गोल हैं वो रखे गए हैं, वो भी हम देखेंगे। तो नीति आयोग की मैं बात करूँ, देखिए आपका नीति आयोग का जो संगठन है, इसमें सबसे पहले जो अध्यक्ष होते हैं, देखिए अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होंगे, तो वर्तमान प्रधानमंत्री ही इस संस्था के क्या होते हैं, नीति आयोग के इस कमीशन के, माफ कीजिएगा, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें शामिल होता है शासी परिषद। शासी परिषद का मतलब होता है गवर्निंग काउंसिल। तो गवर्निंग काउंसिल जो होते हैं सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं और संघीय क्षेत्रों के उपराज्यपाल, ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है। शासी परिषद यानी कि नीति आयोग में कौन कौन भाग लेते हैं, तो नीति आयोग में शामिल होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, सीएम, और प्लस क्योंकि हमारे देश में देखिए काफ़ी हमारे संघीय क्षेत्र हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, तो जो भी संघीय क्षेत्र हैं, संघीय क्षेत्र के उपराज्यपाल। ठीक है, उपराज्यपाल। ठीक है, तो कई जगह प्रशासक भी होते हैं ना, हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं, उनके प्रशासक। तो ये उपराज्यपाल जो होते हैं और साथ ही जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री शासी परिषद में शामिल होते हैं, और नीति आयोग के ढांचे में ये भी शामिल है, कहने का मतलब गवर्निंग काउंसिल। तीसरा होता है क्षेत्रीय परिषदें। तो देखिए आप सभी को पता है जो हमारी रीजनल काउंसिल्स होती हैं, तो रीजनल काउंसिल में आपको पता है ना, जैसे भारत में जो रीजनल काउंसिल है वर्तमान में, जैसे 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं ना हमारी, पाँच रीजनल काउंसिल्स हैं, जिसमें हमारे देखिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद, फिर हमारा मध्य क्षेत्रीय परिषद जिसमें उत्तराखंड भी आता है, फिर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद। यानी कि ये जो 5 हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं ये भी नीति आयोग में शामिल होती हैं। इसके अलावा देखिए विशेष आमंत्रण, यहाँ पर देखिए नीति आयोग में जो
संबंधित कार्य क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री है, या मान लीजिए बहुत बड़ा कोई हमारा कह सकते हैं कि ऐसा प्रोफेसर है जिसको बहुत नॉलेज है, ठीक है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कोई पेशेवर आदमी, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा जैसे एडवोकेट जनरल से कोई रिटायरमेंट लिया हुआ व्यक्ति है, या ऐसा नॉलेजेबल बंदा जो भारत की पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है, तो ऐसे लोगों को विशेष आमंत्रण भी दिया जाता है। तो नीति आयोग में किसी विशेष कार्य क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ, विशेष जानकार या पेशेवर विशेष को आमंत्रित भी किया जाता है, और इनको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रधानमंत्री ही इनको नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे देखिए नीति आयोग के कह सकते हैं कि जो नीति आयोग का संगठन है उसमें जो शामिल होते हैं, लेकिन नीति आयोग का एक पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा भी होता है, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी होता है इसका एक, ठीक है। यानी कि प्रधानमंत्री के अतिरिक्त और जो मैंने बताया आपको शासी परिषद, क्षेत्रीय परिषद और विशेष आमंत्रित जो व्यक्ति होते हैं, इनके अलावा हमारा नीति आयोग का फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें शामिल होते हैं एक उपाध्यक्ष, ठीक है। तो एक इसमें उपाध्यक्ष होते हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। उपाध्यक्ष यानी कि हम उपाध्यक्ष को क्या बोलेंगे? वाइस चेयरपर्सन। चेयरपर्सन तो प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो नीति आयोग के जो पहले पहले जो थे देश में, पहले उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के? तो ये थे अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में जो हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष है वो है डॉक्टर सुमन बेरी, ठीक है, सुमन बेरी, ओके। इसके अलावा देखिए इसमें पूर्णकालिक कुछ सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक यानी कि फुल टाइम मेंबर होते हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा इसमें अंशकालिक सदस्य होते हैं, अंशकालिक का मतलब पार्ट टाइम मेंबर, जैसे कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी से, किसी रिसर्च कोई इंस्टीट्यूशन से, या कोई भी ऐसा संस्थान जहाँ का व्यक्ति पॉलिसी मेकिंग में काम आ सकता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अंशकालिक सदस्यों के रूप में यहाँ पे चुना जाता है। और मैक्सिमम 2 सदस्य इसमें चुने जाते हैं, और ये भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए पदेन सदस्य होते हैं इसमें, पदेन सदस्य भी प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट होते हैं जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद से होते हैं। तो जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उससे भी 4 सदस्य प्रधानमंत्री नॉमिनेट करता है, जिसको एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें होते हैं एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भी नियुक्ति हमारा किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखेंगे ये कोई हमारे आईएएस से ऊपर सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, ठीक है। आईएएस से ऊपर जो प्रमोट होकर सचिव तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि जो हमारा सेंट्रल सचिवालय है दिल्ली वाला, तो वहाँ पर जो सचिव या अन्य पदों पे काम कर रहे होते हैं, सीनियर जो होते हैं, सीनियर आईएएस, तो उसमें से कोई चयनित होता है सीईओ के लिए, ठीक है। अब सीईओ के लिए भी थोड़ा जान लीजिए। जो नीति आयोग के पहले सीईओ थे कौन थे? तो पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है, श्री खुल्लर। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में सीईओ है BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। ये वर्तमान में ध्यान रखेंगे, वर्तमान ज़्यादा पूछता है तो अच्छे से याद रखिएगा, ओके। और इसके अलावा नीति आयोग का एक होता है सचिवालय, आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर सचिवालय भी होगा नीति आयोग का अपना, ठीक है। तो आप समझ गए ना, नीति आयोग जो है इसका जो संगठन है कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, किस प्रकार निर्धारित किया गया है। इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, गवर्निंग काउंसिल होगी, रीजनल काउंसिल होगी, और स्पेशल जो हमारे आमंत्रित व्यक्ति होंगे। इसके अलावा फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा एक वाइस चेयरपर्सन होंगे, फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरीट। तो ये पूरा नीति आयोग का ढांचा है भैया, आपको समझ लेना है, क्लियर। चलिए अब देखेंगे आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों नीति आयोग की स्थापना की गई। मैंने आपको ऊपर बताया नीति आयोग सरकार का एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक मतलब जो सोच बनाएगा देश के विकास के लिए, या नई नई योजनाओं को जो जन्म देगा, नई परियोजनाओं को जो जन्म देगा, नई पॉलिसियों का जो निर्माण करेगा देश के विकास के लिए। वो आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आयोग की जो स्थापना की गई है इसीलिए इसको बौद्धिक संस्थान भी कहा जाता है। मैंने आपको बौद्धिक संस्था बोला ना, क्यों कहा जाता है इसको इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन? बिकॉज सबसे पहले तो देखिए सरकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। अब यही क्वेश्चन आपका बना था,
यही क्वेश्चन बना था ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में कि सहकारी संघवाद नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। तो यही है वो सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है सरकारी संघवाद को बढ़ावा देना। अब भाई सरकारी संघवाद है क्या, ये भी तो समझाइए। तो सरकारी संघवाद बहुत आसानी से समझिए, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम करें। केंद्र व राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर कार्य करें, इसी को कहा जाता है सरकारी संघवाद। ठीक है, मिलकर कार्य करें। ठीक है, अब रीजन क्या है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो जो हमारा विकास होगा वो बहुत तेजी से होगा। लेकिन ये नीति आयोग का मेन बोल सकता हूँ कि मैं मार्गदर्शक सिद्धांत क्यों है, इसका रीजन एक बहुत बड़ा है दोस्तों। मान के चलिए अगर आज केंद्र में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, और अभी वर्तमान परिदृश्य में मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है ना। अब देखिए क्या बीजेपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, क्या बीजेपी की सरकार ये चाहेगी कि हमारी जो अपोजिट गवर्नमेंट वाला स्टेट है वहाँ पर डेवलपमेंट के काम बहुत अच्छे से हों? अगर बहुत अच्छे से होने लगे तो वहाँ पर क्या होगा, जो जनता है, जनता का जो रुख है उस पार्टी विशेष की तरफ चले जाएगा कि हाँ इस पार्टी ने सत्ता में आकर बेहतरीन काम किया है ना। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है कि जो फंडिंग वगैरह है, विकास कार्यों के लिए जो पैसा जाता है, पॉलिसी मेकिंग का पैसा जा रहा है, जो अन्य धरातल पे काम होने के लिए पैसा जा रहा है, उसको केंद्र सरकार रोक दे। अगर ऐसा होगा तो ऐसी पार्टी जो केंद्र की पार्टी से संबंधित नहीं होगी राज्यों में, तो वहाँ पर तो विकास कार्य रुक जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए ताकि सरकारों के बीच में ये चीज़ें ना रहे, इसी को रोकने के लिए नीति आयोग सहकारी संघवाद एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रतिस्थापित करता है। समझ में आ गया ना, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर साथ कार्य करें और बहुत अच्छे से विकास हो। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें राज्यों की सक्रियता को बढ़ावा देना। अब देखिए राज्यों की सक्रियता को बढ़ावा देने का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ताकि इसमें यह है कि राज्य जो है, जितने भी राज्य हैं वो केंद्र सरकार के साथ मिलें और कार्य को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, केंद्र से मिलकर कार्य को आगे बढ़ा सकें, यही राज्यों की सक्रियता है। तीसरा जो उद्देश्य है नीति आयोग की स्थापना का वो है ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना। यानी कि जो नॉलेज है उसके अलावा जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, ताकि नॉलेज और जब इनोवेशन बढ़ेगा ना, किसी भी देश की डेवलपमेंट में नॉलेज प्लस इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट की बोलते हैं कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, अगर हर नागरिक के अंदर एक अच्छा नॉलेज होगा और इनोवेशन में विश्वास रखेगा और नवाचार में नई नई चीज़ें होंगी। जैसे इंटरनेट जब भारत में आया, या बोल सकते हैं इंटरनेट जब हमारे देश में आया तो इंटरनेट बैंकिंग शुरू हुई, उसके बाद हमने नवाचार किया और अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया यूपीआई। आज दुनिया में आप देख रहे हैं लगभग 9 देश यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं। रिसेंटली मलेशिया ने यूपीआई को अडॉप्ट किया है ना। यही तो इनोवेशन है। ऐसे भाई जो भी हमारे मिशन चल रहे हैं सरकार के, ये सब इनोवेशन के अंदर ही आते हैं। तो ज्ञान और इनोवेशन को बढ़ावा देना भी नीति आयोग का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, जिसमें सबसे मेन तो आपको समझना कि सरकारी संघवाद, केंद्र और राज्य हमेशा साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे ले जाएं, यही है सरकारी संघवाद, सहकारी संघवाद। ठीक है, जिसको कहा जाता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्लियर, चलिए अब देखेंगे नीति आयोग के 7 स्तंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आयोग एग्जाम में बन जाएगा, इनमें से कौन सा नीति आयोग के 7 स्तंभों में शामिल नहीं है। तो नीति आयोग के देखिए आपका 7 स्तंभ बनाए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है देखिए आपका जनता, जनता यानी कि पीपल। जो नीति आयोग है भैया, नीति आयोग जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है, यानी कि जनता को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जनता तक पहुंच पाए हम, यानी कि कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है तो जनता को ध्यान में रखकर ही वो पॉलिसी मेकिंग, या कह सकते हैं कि जनता तक पहुंचना। ठीक है, ये नीति आयोग का पहला है। लोगों के लिए भी कह सकते हैं इसको, लोगों के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, दूसरा देखिए सक्रियता, जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिविटी। सक्रियता मतलब क्या है, देखिए जो भी देश में समस्याएं हैं, समस्याएं जो भी देश में समस्याएं हैं, समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाकर देश में विकास कार्य करना, देश में विकास कार्य को बढ़ावा देना, विकास कार्य को बढ़ावा देना, ये होती है सक्रियता। ठीक है, यानी कि नीति आयोग क्या करेगा, देश में जो भी समस्याएं हैं उनका पूर्वानुमान लगाकर देश में विकास कार्यों को बढ़ावा देगा।
तीसरा स्तंभ है देखिए भागीदारी, पार्टिसिपेशन। ठीक है, भागीदारी मतलब इसमें देखिए आपका राज्यों की भी भागीदारी है और हमारी केंद्र की भी भागीदारी, जो हम संघवाद में पढ़ चुके हैं, सहकारी संघवाद। इसके अलावा देखिए इसमें लोगों की भी भागीदारी होगी एक हिसाब से। नीति आयोग ये बोलता है कि क्योंकि सबसे पहला ही पिलर जनता को रखा गया है ना, जनता के लिए तो काम कर रहा है वो, यानी कि इसमें सभी का पार्टिसिपेशन होगा। चौथा है देखिए आपका सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, जो भी लोग हैं और संस्थान हैं उनको निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना। ठीक है, जितने भी लोग हैं उन लोगों ऑब्लिक संस्थानों को, जो भी संस्थान है, लोगों ऑब्लिक संस्थानों को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, यानी कि मजबूत करना। अगला देखिए समावेशिता, इंक्लूसिवनेस। समावेशिता का मतलब क्या है कि गरीब से भी गरीब व्यक्ति को देश की जो भी नीति निर्माण होगा उससे जोड़ना, यानी कि जो बिल्कुल गरीब से गरीब व्यक्ति है, बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी में जो व्यक्ति जी रहा है, उस व्यक्ति को भी देश की नीति निर्माण से जोड़ना, या गरीब से गरीब व्यक्ति को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही कहलाता है समावेशिता। ठीक है, यानी कि सबका साथ सबका विकास, ये किसी पार्टी विशेष का स्लोगन नहीं है, इसका मतलब होता है समावेशिता का मतलब ही यही है कि सबका साथ सबका विकास। ठीक है, अगला पिलर है भाई समानता, छठा पिलर समानता यानी कि इक्वेलिटी। तो इक्वेलिटी आप सभी समझते हैं, देखिए भारतीय संविधान भी बोलते हैं ना, भारतीय संविधान भी हमारी समानता की बात करता है, इक्वेलिटी, यानी कि जो हमारा समानता में हमारा आर्थिक समानता, ठीक है, सामाजिक और हमारी राजनीतिक समानता की बात की जाती है। तो ये सभी समानताएं हमारी देश में होनी चाहिए। अगर देखिए इक्वेलिटी हो गया, अब इक्वेलिटी का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जैसे आप अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में आप देखते हैं कि पूंजी जो है, पूंजीवादी जो व्यक्ति होते हैं उनके पास ही रहती है। एक वर्ग के पास बहुत बड़ा पैसा होता है, एक वर्ग के पास डेली का नीड का जो सामान है वो लाने का भी पैसा नहीं है। यानी कि जो खाई बन रही है उस खाई को कम करना, समाज में जो आय विषमता की खाई है, धन वितरण की खाई है, या समाज में जो सामाजिक विकास की खाई है उसको कम करना, और समाज के सभी लोगों को समान, जो भी उनका समान हक है, या कह सकते हैं उन लोगों में आपका इक्वलिटी लाना। ठीक है, यानी कि समाज में इक्वलिटी पैदा करना एक हिसाब से। और सातवां जो पिलर है पारदर्शिता। तो जितने भी गवर्नमेंट के काम होंगे, जो भी काम हो रहे हैं, ऐसे कामों में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार ना हो, और बिल्कुल भी जो भी पॉलिसी बन रहे हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, और देश में जितने आर्थिक विकास के कार्य हैं, सामाजिक विकास के कार्य हैं, वो सभी कार्य जनता तक पहुंचने चाहिए, गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचने चाहिए। हर आदमी को उसका राइट मिलना चाहिए, उसके जो भी राइट्स हैं, उसका जो राइट टू सर्विस है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जो भी उसको राइट मिले हैं, तो उन सभी में उसको जो भी सरकार की तरफ से मिलती हैं चीज़ें वो बहुत अच्छे तरीके से मिले। और इसके लिए रखा गया है ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ही ये है ना कि सभी चीज़ें क्लियर हों, किसी भी प्रकार की शंका ना हो। ठीक है, तो ये है भैया नीति आयोग के 7 पिलर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक बार फिर से रिवाइज करते चलिए 7 पिलरों को। ठीक है, सबसे पहले देखिए जनता, पीपल, फिर है सक्रियता, प्रोएक्टिविटी, तीसरा है भागीदारी, पार्टिसिपेशन, चौथा है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, पांचवा है समावेशिता, इंक्लूसिवनेस, छठा है समानता, इक्वेलिटी, एंड सेवंथ है पारदर्शिता। ठीक है, अब बात करेंगे देखिए नीति आयोग के द्वारा जो भी सूचकांक जारी होते हैं, कौन कौन से सूचकांक जारी होते हैं। सबसे पहले देखिए आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नवाचार सूचकांक। ठीक है, तो देखिए नीति आयोग हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे गए हैं आप सभी को पता है, एसडीजी जो गोलों की संख्या 17 गोल रखे गए हैं टोटल। ठीक है, इतने याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको एसडीजी में ये याद अवश्य रखना है कि पहले गोल में क्या है, 5वें में क्या है, 7वें में क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, एसडीजी जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल रखे गए हैं। तो इसी पर एक नवाचार सूचकांक जारी करता है नीति आयोग। दूसरा है देखिए आपका स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक। तीसरा है देखिए आपका स्कूल एजुकेशन, ठीक है, क्वालिटी इंडेक्स, SEQI कहते हैं इसको। ठीक है, यानी कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। नेक्स्ट है देखिए आपका निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इसको कहा जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI, ये भी जारी करते हैं नीति आयोग। नेक्स्ट है देखिए कृषि सुधार सूचकांक, एग्रीकल्चर रिफॉर्म इंडेक्स। ठीक है, ARI कहा जाता है इसको। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। ठीक है, तो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक यानी कि इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स
IWMI, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता तब मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे, IWMI, इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये कई बार पूछा जाता है। देखिए कई बार उत्तराखंड के संदर्भ में भी क्वेश्चन बनता है ना, वो जो नीति आयोग की रिपोर्ट होती है उसी के तो आधार पे होता है कि जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसमें पहले स्थान पे कौन सा जनपद रहा, अंतिम पे कौन सा रहा। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी जारी करता है कौन, नीति आयोग। देखिए बहुआयामी गरीबी से एक मेरे को बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर याद आ रहा है। भारत में एक ऐसा राज्य है ना जो बहुआयामी गरीबी से बाहर हो गया रिसेंटली, और नाम है इसका केरल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आगामी परीक्षाओं में क्वेश्चन पक्का बनेगा। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म कर दिया है। यानी कि वहाँ पर लोगों की जो बेसिक नीड होती है, रोटी कपड़ा और मकान, सभी के पास है भैया आप। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल गरीबी नहीं है, बहुआयामी जो गरीबी होते हैं, एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको कहा जाता है। तो केरल ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। देखिए लिटरेसी में पहला, ठीक है, उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट देखो, उसके अलावा एजुकेशन देख लीजिए आप, उसके अलावा अभी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब आता है लास्ट जो आया था उसमें उत्तराखंड और केरल संयुक्त रूप से पहले स्थान पे थे, है ना। तो लगा लीजिए एक ऐसा स्टेट, और वहाँ पे हमेशा क्षेत्रीय पार्टी की सरकार रही है, उसके बावजूद सरकार जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है, अपनी जवाबदेहिता। जैसे एक सरकारी ऑफिसर की हम बात करते हैं ना कि सरकारी ऑफिसर में गुण होने चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए, सबसे पहले देखिए जवाबदेहिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी जो ऑफिसर है वो क्या होना चाहिए, आपका ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। उसके अलावा भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए उसने, ठीक है, जीरो करप्शन होना चाहिए, और जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करना चाहिए। सेम चीज़ अगर होती है तो ये रिजल्ट आते हैं देश में। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी करता है हमारा नीति आयोग। और राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, जो बहुआयामी गरीबी से उन्मुक्त होने वाला, ठीक है, बहुआयामी गरीबी उन्मूलन करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और इंडेक्स है पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, भी कौन जारी करता है, नीति आयोग। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखिए हमारे पूर्वोत्तर के जो सेवन सिस्टर वाली स्टेट है ना, सेवन सिस्टर कहा जाता है पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं उनको, 7 बहनों का राज्य कहा जाता है पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं। तो पूर्वोत्तर जो हमारे पूर्व जो पूर्व के राज्य हैं, उसके अलावा जो पूर्व धन उत्तर बोला है, पूर्वोत्तर बोल रहा है ना इसमें, तो इसमें जो जिला सतत विकास लक्ष्य आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उनको भी जारी कौन करता है, नीति आयोग करता है। ठीक है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। क्लियर, इतना आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, हमने देखा नीति आयोग के बारे में। आशा करता हूँ अच्छे से ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, हालांकि देखिए अगर आपको कुछ चीज़ें रह गई हों या आपको लगता है कोई फैक्ट इसमें छूट गया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और बाकी क्लासेज आपको समझ में आ रही है तो इसका भी आप फीडबैक अवश्य दीजिएगा। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।